हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं एसएसटी की 3 से 4 स्लाइड, जिसमें आपको 200 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप इन 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये आपका एक महा मैराथन है। और अगर आप इस महा मैराथन को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो यकीन मानिएगा 60 में जो है आप 55 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और खूब शेयर करिएगा। चलिए हम लोग बिना विलंब करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपने पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। आप लोग भी अपना कमेंट करते रहिएगा। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिया। इसके संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? रेजिडेंट का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। एक तो ये मतलब हो गया और दूसरा ये वाला है, सही है। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे। बाबू, भीतरी मामले का मतलब है जैसे राजा कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, आपको युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना है, संधि करना है कि नहीं करना है, इन सब पर नियंत्रण इन रेजिडेंट के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी करती थी। तो आपके कथन दोनों सही है, इसलिए आपका सी वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्लीज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को खूब शेयर करिएगा। हम आपके लिए ऐसी मेहनत लगातार करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम रहेगा। आपको 60 में 60 दिलवाने का वादा है, जरूर पूरा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। प्लासी के युद्ध में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है और इसका जवाब देना है। जो प्लासी का युद्ध है, चलिए देखते हैं कि किन किन चीजों को इसमें हमें जानना है। कह रहा है सबसे पहली लाइन जो है आपके बारे में किसको बता रहा है, समझिए और इसका जवाब दीजिए। चलिए, कह रहा है कि इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सेना का नेतृत्व किया था। भैया तो बिल्कुल किया था, ठीक है, बिल्कुल किया था, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। चलिए, अच्छा ये हुआ कब था ये भी जान लीजिएगा। अगर आप ना जानते हो तो ये भी जान लीजिएगा ये कब हुआ था, मैं आपको बता देता हूं। चलिए, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। बिल्कुल दगाबाजी कर गया था, क्योंकि मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों से मिल गया था। इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको कुछ उपाधि मिली है। इसे क्लाइव का गधा कहा जाता है, इसे क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। किसको? मीर जाफर को। तो अब आइए देखते हैं, हमारे तीनों के तीनों कथन सही हैं, तो इसका राइट जवाब डी वाला हो जाएगा बाबू। पहला, दूसरा और तीसरा इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, एक चीज आपको बताने जा रहे थे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो जान लीजिएगा। जो प्लासी का युद्ध है वो हुआ था 1757 में हुआ था। अब एक चीज और जानिएगा, इसका शुद्ध नाम बाबू क्या है? इसका शुद्ध नाम है पलासी। क्या है? पलासी। क्यों? क्योंकि यहां आपको क्या मिलता था? पलास के फूल अधिक मिलते हैं। और इन पलास के फूलों का प्रयोग किसमें होता था? इसका प्रयोग होता था बाबू गुलाल बनाने में, ठीक है। तो इसको जो है पलासी कहा जाता था। और ये तलब्बी वाला सा रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आपको ऐसे क्वेश्चन अभी मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंग्रेजों के जो गवर्नर के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, इसका आपका राइट जवाब देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा, बताइएगा। अब क्या कह रहा है समझिएगा, तीसरा, और जवाब दीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों में सफाई देनी पड़ी थी। तो बिल्कुल बाबू ये सही कथन है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। उसके ऊपर जो है ये घटना है 1772 में उसको सफाई देनी पड़ी थी, ठीक है। जब 72 में वो सफाई देता है, और ये भी कहा जाता है
कि 1774 में क्लाइव फांसी लगा करके मर भी जाता है, अर्थात उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। वॉरेन हेस्टिंग जब इंग्लैंड लौटा तो उसे ब्रिटिश संसद में महाभियोग पर मुकदमा चला, बिल्कुल चला, ठीक है। भारत में लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। तो तीसरा भी आपका बिल्कुल राइट जवाब है। तो क्या होगा बताइए, जो आपका तीसरा है, पहला, दूसरा और तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में आपको कुछ कथनों पर विचार करना है और जवाब देना है। बताइएगा इसका राइट जवाब चौथे का क्या होगा। चलिए, इस नीति के अंतर्गत शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी रियासत के कंपनी भूभाग हिस्सा बन जाती थी। बिल्कुल सही है। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया, ये गलत है। तो अर्थात आपका जो चौथा है उसमें पहला आपका सही है, तो इसलिए पहला ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं 5 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालिकाता गांव की जमींदारी खरीदी, जो बाद में कलकत्ता बना। ठीक है, बिल्कुल सही है। कंपनी के मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वह कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। तो दूसरा आपका कथन गलत है, केवल पहला सही है। तो 5वें का पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और देखते हैं 6 का राइट जवाब क्या कह रहा है, बताइएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिया गया है और आंग्ल मैसूर युद्ध के इस कथनों का आपको जवाब देना है। मैसूर तथा अंग्रेज के बीच 4 युद्ध हुए थे। तो बिल्कुल बाबू ये 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, 67 से 69 के बीच में पहला हुआ था, 80 से 84 के बीच में दूसरा हुआ था, 90 से 92 के बीच में तीसरा हुआ था और 1799 में चौथा हुआ था। यह 1700 सब में जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके 4 युद्ध हुए थे, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करेगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। तो बिल्कुल ये भी आपका सही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वेडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा बाबू। 6वें का आपका डी हो जाएगा। चलिए 7वें पे चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन कित्तूर वर्तमान कर्नाटक में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? रानी चेन्नम्मा और रायन्नम्मा दोनों ए और बी आपका 7 का सी वाला राइट जवाब होगा। चलिए 8वें पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं, कूट वाला क्वेश्चन है और देखते हैं 8 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, फिर कूट पे चलेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं बाबू। कह रहा है 17वीं शताब्दी के जो आपका प्रथमार्ध है, आपको उसके संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है। प्रथमार्ध का मतलब बाबू 17वीं शताब्दी का मतलब है 1600 लेकर के 1700 के बीच का समय, मतलब 1600 से 1625 या 30 के आसपास का टाइम पीरियड, इसी की बात कर रहा है ये। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिला था। बिल्कुल मिला था, 1600 में मिला था, दिसंबर 1600 में। तो ठीक है, भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के कपड़े यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। बिल्कुल सही है। इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। बिल्कुल सही है, 1498 में ही पुर्तगाली आ गए थे और 2 फैक्ट्री का उन्होंने कन्नूर में और केरल में अपनी जो है स्थापित कर ली थी। तो आपका इसमें राइट जवाब तीनों सही है, तो डी वाला हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुए प्रशासनिक सुधारों में आपको विचार विमर्श करना है और 90 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा। कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालत की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में एक अपीली अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की। बिल्कुल, सदर निजामत और सदर दीवानी 2 अदालत इनकी आई थी। तो दोनों कथन सही है, इसका मतलब सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और 10 का राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्या होगा। मैसूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि राइट जवाब क्या है। हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापक मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। बिल्कुल सही है, जो व्यापार होता था मैसूर के नियंत्रण में था। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता, ये भी सही है। टीपू ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली थी, तो डचों की नहीं ली थी बाबू, ये फ्रांसीसियों की सहायता लिया था। किसके लिया था? फ्रांसीसियों की लिया था। तो पहला और दूसरा आपका राइट जवाब है, ए वाला 10 का ए राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 11 पे चलते हैं। 11 का राइट जवाब ढूंढेंगे, क्या होगा। चलिए कह रहा है कि जो भारत है, यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है। सबसे पहले डच आए थे, ये तो बिल्कुल गलत है। पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज नहीं आए थे बाबू, गलत हो जाएगा। चलिए सी पे चलते हैं, देखते हैं सी क्या कह रहा है। सी कह रहा है अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ये भी गलत है। सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ठीक है। इसमें एक गायब है, डेनिस का क्रम नहीं दिया गया है, लेकिन ठीक है, अंग्रेजों के बाद डेनिस आए थे, तब आपके फ्रांसीसी आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं और देखते हैं 12 का राइट जवाब क्या होगा। और हम लोग इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग अपना राइट जवाब निकालने का प्रयास करेंगे। मराठों के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार करना है। मराठों का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूट गया। बताइए क्या सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत राज्य मंडल के सदस्य थे। बिल्कुल सही है। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध साल बाई की जो है संधि के साथ आपका समाप्त तो हुआ था। तो बताइए क्या ये कथन सही है? तीसरा वाला जल्दी से जवाब दीजिए। 12 का तीसरा वाला सही है? तो नहीं भैया, ये गलत है। और चौथा, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया। बिल्कुल सही है। तो राइट जवाब आपका सी वाला होगा, पहला, दूसरा और चौथा। तो जो 12 नंबर है उसमें आपका जो है सी वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसके आगे हमको कुछ और भी क्वेश्चन मिलते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पहले तो यही जान लीजिएगा। देखिए बाद से बक्सर और बाद से 22, बाद से बक्सर, बाद से 22, का से अक्टूबर, और कब हुआ था ये जल्दी से बताइए। तो ये आपका कब हुआ था? जल्दी से जवाब दीजिए, मैं जानना चाहता हूं कितने भाइयों को पता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, मुझे जानना है। जल्दी से राइट जवाब दीजिए आप लोग, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? 1764 में हुआ था भैया, याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या ऑप्शन हमको दिए हैं। तो पहला कह रहा है यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के युद्ध, मतलब मीर जाफर के बीच में लड़ा गया था। 13 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा, ठीक है। तो मीर जाफर के युद्ध ये बीच नहीं लड़ा गया था। इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय हुआ, यही सही है। तो 13 का आपका राइट जवाब सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 14 क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। सहायक संधि मतलब जो सहायक संधि है इसके संदर्भ में कुछ आपको विचार दिया गया है। इस व्यवस्था को स्वीकार करने वाली रियासत को स्वतंत्र सेना का जो रखने का अधिकार नहीं होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 14 का हम लोग राइट आंसर देखेंगे क्या होगा।
ठीक है, तो पहला तो सही था। इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च रियासतों को चुकाना पड़ता था, बिल्कुल सही है। रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया जाता था, बिल्कुल सही है भैया, ये भी सही है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 पे चलते हुए देखते हैं 15 का राइट जवाब क्या होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिया गया है जिन पर चर्चा करना है। कथन कह रहा है कि जो है पहला कह रहा है कि क्या होगा, बताइएगा। नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले नजराने की मांग की थी। ठीक है, तो ठीक है, आपका ये वाला कथन सही है। आगे कह रहा है कि नवाबों ने कंपनी को सिक्कों ढालने का अधिकार तो दिया परंतु कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया, ये गलत है। तो केवल पहला आपका राइट जवाब होगा। 16 पर 16 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा भैया? 16 का राइट जवाब आपको देना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते, कूट वाला है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है क्योंकि कूट वाले में समस्या होती है बाबू। कह रहा है कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। अब कारण है कंपनी को भय था कि रूस उत्तर पश्चिमी हिस्से से भारत को अपने प्रभाव में ले सकता है। तो बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा? 16 का क्या होगा? ए और आर आपके कथन तो दोनों बिल्कुल सही है बाबू, तो ये तो ठीक है। और आर ए का सही स्पष्टीकरण है कि नहीं है, बताइए। बिल्कुल है, तो इसलिए आपका पहला वाला ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। बंगाल के नवाबों का क्रम आपको याद रखना है। इसकी ट्रिक होती है मुसूस अस जा कासिम जा नशे में, और यहीं से आपको पता लग जाएगा कौन जो है किस क्रम पे है। तो सबसे पहले अलीवर्दी खां आएगा? नहीं, सबसे पहले बाबू नवाब मुर्शीद कुली खां ही बनता है, तो सिराजुद्दौला भी कट जाएगा। मुर्शीद कुली खां, अब दो ऑप्शन मिला, दोनों में छांटते हैं। इसके बाद कौन आता है? मुर्शीद कुली खां के बाद सिराजुद्दौला आएगा, बताइए। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन आएगा? सिराजुद्दौला आएगा। अब बी और सी में ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत हो गई क्योंकि ऑप्शन एक जैसे ही रख दिए गए हैं। मैं आपको राइट जवाब बता देता हूं, लेकिन पहले आप लोग बताइए तो क्या होगा? मु सु सी असी, ठीक है, जा कासिम जा, इसकी ट्रिक है मु सु सी असी, तो ठीक है। सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खां दोनों सेम है, तो आप दोनों आंसर को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके सबसे पहले आते हैं मुर्शीद कुली खां, मु सु सी अस, ठीक है। इसी ट्रिक से याद रखिएगा, आपको बंगाल के नवाब कभी नहीं भूलेंगे। तो राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा बताइएगा? तो मुसु सी अस मतलब, देखिए मैं आपको लिख देता हूं, मु सु सी अस। चलिए, मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। तो सबसे पहले कौन आएगा? ये दोनों आपकी गलत है ना, तो ये अलीवर्दी खां यहां रख लीजिए, सिराजुद्दौला यहां, तो कोई एक ऑप्शन आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला, कोई भी ऑप्शन आप रख सकते हैं। अब मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। चलिए 18 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा 18 का, बताइएगा जल्दी से। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था, बताइए सही है? नहीं। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीजें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से 16 लाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो दो वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, अर्थात 18 का बी आपका राइट जवाब है। 19 पर चलते हैं, देखते हैं 19 का राइट जवाब क्या होगा। पहली बार यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता वास्को डगामा नामक खोजी द्वारा लगाया गया। यह यात्री किस देश से संबंधित है? तो बिना पढ़े लिखे बताइए। पुर्तगाल। और कब की घटना है? 1498 की है। कहाँ पहुंचा? केरल। केरल में कहाँ? कालीकट पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट। किसकी सहायता से? अब्दुल मजीद की सहायता से पहुंचा था। और यहाँ का शासक था जमोरिन। कौन था? जमोरिन शासक था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम शक्तिशाली मुगल
सम्राट कौन था, तो आपको पता होगा भैया, इसमें बताना नहीं, वो औरंगजेब ही था, जिसकी जो है 1707 में मृत्यु हो जाती है, तो मुगल सत्ता फिर कमजोर हो जाती है। चलिए, काजी का मतलब क्या होता है, 21 का राइट जवाब दीजिए। न्यायाधीश होता है। चलिए, फरमान क्या था, आप जल्दी जल्दी करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस अब हैं। 22 का राइट जवाब देना। फरमान क्या था, एक शाही आदेश था, इसी को फरमान कहा जाता था। 23, प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित हुआ था, जवाब दीजिए तो जाने। 1651 में स्थापित हुआ था। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में किस चार्टर को हासिल किया था, मतलब किससे हासिल किया था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम टेलर, यही आपकी पहली है। जो 24 का ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, 25 पर चलते हैं, देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी, तो 1498 में हुई थी। 25 का बी आपका राइट जवाब होगा। 26 पर चलते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। चलिए, 27, कलेक्टर की पदवी कब आई थी, तो कलेक्टर की पदवी 1771 में आई थी आपकी। और महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे बाबू, ये बताना ही नहीं है, ये तो पंजाब के शासक थे। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और जवाब दीजिएगा। कोलकाता का पुराना नाम क्या है, बताइए। कालिकाता है, क्या है, कालिकाता, उपयुक्त सभी नहीं है। चलिए, अच्छा एक चीज और बता देते हैं, किसको मिलाकर हुआ था, तो ये आपका जो है, ठीक है, सूतानती, कालीघाट और गोविंदपुर, इन्हीं को मिलाकर के आपकी कलकत्ता की जो है स्थापना हुई थी। चलिए, नवाब मुर्शीद कुली खां कहाँ के नवाब थे, बताइए। मुर्शीद कुली खां ये कहाँ का नवाब था, बहुत आसान सा है भैया, ये बंगाल का नवाब था। कहाँ का था, बंगाल का था। चलिए, मुर्शीद कुली खां के बारे में कुछ चीजें आपको और बता देते हैं, जानते रहिएगा। ये बंगाल का नवाब था। उससे पहले ये जो है, मैं आपको मुर्शीद कुली खां के बारे में बताता हूँ, इसका और नाम क्या है, इसे मोहम्मद हादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहम्मद हादी। ये एक भू राजस्व विशेषज्ञ था। क्या था, भू राजस्व विशेषज्ञ था। और दक्षिण भारत में इसने औरंगजेब की सहायता भी किया था भू राजस्व वसूलने में। ठीक है, चलिए, प्लास के फूलों को क्या बनाया जाता है बाबू, गुलाल बनाया जाता था। मैंने अभी आपको ऊपर बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया था। पंजाब कब अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था, बताइए। 32 का राइट जवाब दीजिए, कब मिलाया गया था, तो 1849 ईस्वी में मिला लिया गया था। चलिए, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना था, बताइए। अलीवर्दी खां के बाद जो नवाब बना वो कौन बना, मुर्शीद कुली खां दित्ती ये तो नहीं बना था। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल नहीं बनेंगे। ठीक है, 33 का राइट जवाब देना है। तो मेरी ट्रिक याद करिए, मूसूसी असी, अस का मतलब, आ का मतलब अलीवर्दी, सी का मतलब सिराज, सिराजुद्दौला। 33 का सी राइट जवाब हो जाएगा। सिराजुद्दौला नवाब कब बने थे, तो 1700 कब बने थे, बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। 34 का राइट जवाब क्या होगा, 1756 में, क्योंकि 1757 में इन्हीं के समय ही क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी इन्हीं के समय में हुआ था। चलिए, 35, कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी, बताइए। कौन था वो जिसने कहा था भैया बिना आप कर चुकाए ही व्यापार कर सकते हैं, तो 35 का राइट जवाब होगा औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कहा था, बताइए। 35 का राइट जवाब दीजिए, तो ठीक है, औरंगजेब ही होगा। चलिए, 36, नवाब सिराजुद्दौला, ये सिराजुद्दौला है। ठीक है, मुख्य कारण क्या था, सेना का कम होना नहीं, मीर जाफर की कदारी, मतलब कदारी कहिए या गद्दारी कहिए, गद्दारी। ठीक है, बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा 36 का। 37, मुर्शीद कुली खां के बाद बंगाल के नवाब कौन बने, सुजाउद्दीन बनते हैं। कौन बनता है, सुजाउद्दीन। अब सुजाउद्दीन ऑप्शन में तो है नहीं है, मूसूसी, तो कौन बनेगा भैया बताइए, मूसूसी। जल्दी से जवाब दीजिए। 37 का राइट जवाब क्या होगा, अलीवर्दी खां हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिराजुद्दौला आते हैं। प्लासी का असली नाम क्या है,
तो ये वाला प्लासी गलत है बाबू, ये तलब्बी सा रहता है, याद रखिएगा, यही आपका सही होगा, बी वाला। 39 पर चलते हैं। प्लासी का मतलब क्या है? पलास के फूल, ठीक है, और इससे क्या बनाया जाता है? गुलाल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गुलाल बनाया जाता है। चलिए, अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई थी? चलिए, अलीवर्दी खां के बारे में एक चीज बता देता हूं, इन्होंने यूरोपियों को क्या कहा था? यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। किससे की थी? मधुमक्खी से किया था, ठीक है। इनके 3 बेटी ही थी, इनके बेटा नहीं था, ठीक है। चलिए, और इनकी मृत्यु के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए भैया कब हुई थी? 1756 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, इनकी तीसरी बेटी से सिराजुद्दौला उत्पन्न हुआ था, जो आगे चल करके क्या बनता है? नवाब। उसकी शादी बिहार में हुई थी। चलिए, 41 में पलास के फूलों का रंग कैसा होता है बाबू? बताइए। 41 का राइट जवाब लाल होता है। चलिए, 42 1757 में अंग्रेजी शासक कौन था भैया? रॉबर्ट क्लाइव था। 42 में तो कुछ बताना ही नहीं है। 43 पे चलते हैं, देखते हैं गुलाल का उपयोग किस त्योहार में किया जाता है? अब इसको क्या बताना है मुझे? होली पर किया जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 44 सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना था? मूसूसी आसी जा मीर जाफर बना था ना, यही तो धोखा दिया था, तो मीर जाफर बना था। 45 बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? इसमें मुझे क्या बताना है? जो बक्सर है, बक्सर, इसकी तारीख याद रखिएगा, 22 से 22, का से अक्टूबर और 1764। बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, ठीक है, 45 का क्या हो जाएगा? बी। 46 पर चलते हैं। विलय की नीति किसने चलाई थी भैया? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। कौन चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। चलिए, 47 कह रहा है जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था तब उसकी उम्र कितनी थी? जल्दी से बताइए भैया, 47 का राइट जवाब दीजिए। कितनी उम्र का था वो? 18 साल का था। चलिए, कित्तूर किसके इलाके पर कब्जे का विरोध किसने किया था? जो कित्तूर है, तो रानी चेन्नम्मा हो जाएगा आपका, रानी चेन्नम्मा। चलिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी बाबू? बताइए। कोलंबस ने तो अमेरिका को खोजा था, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा? आइए देखते हैं, वास्को डगामा होगा। कौन सा होगा? वास्को डिगामा। कुक ने तो ऑस्ट्रेलिया का खोजा था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, पूछ सकता है। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब की थी? अभी मैं ऊपर आपको बताया था, कब किया था बताइए। 50 का राइट जवाब दीजिए। तो 1774 में किया था। 51 हरियाणा का क्षेत्र पंजाब में कब मिला लिया गया था? तो ये आपका 1858 में मिला लिया गया था। बी वाला आपका राइट जवाब होगा। मैसूर और अंग्रेजों में कौन से 2 युद्ध हुए हैं? संधिया है, पहला है और दूसरा है। 90 से 92 हुआ है, बताइए। 52 का राइट जवाब दीजिए। तो 90 से 92 भी हुआ है और 99 भी, इसका डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, 53 प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताइए। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, बताइए। तो पहला वाला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा भैया, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। चलिए, 54 सहायक संधि कब और किसने चलाई? बताइए। डलहौजी ने ही चलाई थी भैया, बताइए कौन चलाया था? 54 का राइट जवाब दीजिए। डलहौजी चलाया था? नहीं, रिचर्ड वेलेजली ने 1801 में आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? जवाब दीजिए। 55 का राइट जवाब दीजिए। 4 मई 1799 को टीपू की मृत्यु हो गई थी और इसी में आपका लास्ट चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका, ठीक है। चलिए, बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था बाबू? तो बक्सर की लड़ाई में कौन हार गया था? जवाब दीजिए जल्दी से। बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? मीर कासिम आपका हार गया था। चलिए, 57 सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी? जो सर्वोच्चता की नीति है, शुरू करने वाला कौन है? डलहौजी नहीं है, वेलेजली नहीं है, रिपन भी नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, वॉरेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल सही, राइट जवाब डी हो जाएगा। चलिए, 58 पर चलते हैं। मद्रास के जहाजों से सामान लाते समय स्थानीय जहाजों का
चित्र किसने बनाया था? 58 का राइट जवाब दीजिए हमें, कौन बनाया था? विलियम सिम्पसन। 58 का ए राइट जवाब हो जाएगा। और 59, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो बताइए भैया कब हुई थी? 1839 ईस्वी में हुई थी। चलिए 60 का राइट जवाब दीजिए, सर्वोच्च अदालत की स्थापना कब हुई थी? 1773 में हुई थी कि 1774 में? जल्दी से बताइए, ये दोनों तो गलत हैं। बताइए, ये तो सबको पता होना चाहिए ना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 73 में कि 74 में? जल्दी से बताइए। 60 का राइट जवाब। 74 में नहीं हुई थी बाबू, 74 में तो क्लाइव जो है वो फंस गया था, 73 में हुआ था। चलिए, कंपनी के व्यापार को ठेस पहुंचाने लगे थे, कौन पहुंचाया था बताइए? अलीवर्दी, मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, उपर्युक्त सभी। तो 61 का राइट जवाब दीजिए, ये सभी कंपनी के जो है व्यापार में ठेस पहुंचा रहे थे। सालबाई की संधि आपकी पूछ रहा है कब हुई थी? तो बताइए, जो सालबाई की संधि है 62 का राइट जवाब दीजिए, कब हुई थी? तो 1782 में हुई थी आपकी। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, धर्म को राज्य से अलग करने को क्या कहा जाएगा? जवाब दीजिएगा। 63 का राजशाही, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, सी राइट जवाब होगा। चलिए 64, फ्रांस के उपनिवेश देशों के नाम बताइए, कौन से हैं भैया? बताइए 64 का राइट जवाब दीजिए, कौन से हैं? अल्जीरिया भी है, ट्यूनीशिया भी है, मोरक्को भी है। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, डी वाला, सभी हैं। चलिए 65 पर चलते हैं। सन 1960 के दशक में फ्रांस में किनकी कमी हो गई थी बताइए? 65 का राइट जवाब दीजिए। महिलाओं की कमी होती, बिल्कुल सही है। मजदूरों, बच्चों, नौजवानों की नहीं होगी। चलिए 66, भारतीय संविधान किस धर्म को मानता है? हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, ईसाई नहीं, वो किसी धर्म को नहीं मानता है। भारतीय संविधान किसी भी धर्म को नहीं मानता है। चलिए, सबका सम्मान करता है, वो किसी एक धर्म को नहीं मानता है। फरवरी 2004 में फ्रांस में कौन सा कानून बनाया गया बताइए? 67 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? शिक्षा का नहीं, मौलिक अधिकार का नहीं, मौलिक कर्तव्य का, धार्मिक और राजनीतिक प्रतीकों को धारण करके स्कूल में ना आने का, डी वाला राइट जवाब होगा। 68 देखते हैं क्या होगा, कौन सा एक मौलिक अधिकार है? ये तो मैंने आपको कल ही करवाया था, उसमें से बताइए 68 का राइट जवाब क्या होगा? मौलिक अधिकार इस समय जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता है, संपत्ति का अधिकार कम हो गया, काम करने का अधिकार, इसमें से ये आपके कट जाएंगे। चलिए 69, हिटलर ने जर्मनी में किसे सताया था? यहूदियों को सताया था बाबू। 69 का ए, उसने यहूदियों का कत्लेआम करवा दिया था। चलिए 70, भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है? धर्मनिरपेक्ष, विरोधी, सापेक्ष, कट्टरवादी नहीं बाबू। 71 पर चलते हैं, भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक की पंक्ति में आता है बताइए? तो इसका तो राइट जवाब सबको पता होगा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए भैया, थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं। चलिए, बहुसंख्यक जो है कौन सा धर्म आता है? तो इसमें तो मुझे बताना ही नहीं, वो हिंदू ही आता है आपका। चलिए 72, किस देश में गैर मुसलमानों को मंदिर बनाने की आज़ादी नहीं है? 72 का आपको राइट जवाब देना है, बताइए भैया वो कौन सा देश है बताइए? तो आपका सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरब। कौन सा धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है? राज्य, सरकारी स्कूल, न्यायपालिका, कार्यपालिका। कौन करेगा धर्म के मामले में हस्तक्षेप? 73 का राइट जवाब दीजिए। तो राज्य कर सकता है भैया। चलिए, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? तो बाबू बताइए, राष्ट्रीय पर्व आपका कौन सा है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, सभी हैं। तो डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 75, कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष देश है बताइए? धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही है तो इसमें बताना ही नहीं है, भारत आपका राइट जवाब हो जाएगा। भारत सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, हाँ या नहीं बताइए? जवाब दीजिए। 76 का राइट जवाब क्या होगा? हाँ, कर सकती है, जब उसको जरूरत लगेगा तब। चलिए 76 के बाद 77,
संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को क्या कहा जाता है? सामाजिक, सरकारी, अर्थशास्त्र नहीं बाबू, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। भारत में सभी नागरिकों को अपने धर्म पालन करने की अनुमति देता है कौन? विधायिका देगा? नहीं, विधायिका क्या देगा अनुमति? वो हमारा भारतीय संविधान देता है। कौन देता है? भारतीय संविधान। ठीक है, 78 का आपका डी हो जाएगा। 79 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। फरवरी 2004 में फ्रांस में किस प्रकार का कानून बनाया गया? कोई भी विद्यार्थी इस्लामिक बुर्का डालकर स्कूल नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। यहूदी टोपी नहीं डालेगा, ये भी सही है। धार्मिक प्रतीकों को कोई धारण नहीं करेगा, सही है। तो 79 का डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 80 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। में कई ऊंची जातियां हैं जो निचली जातियों के साथ भेदभाव करती हैं, किसमें बताइए भैया? 80 का राइट जवाब क्या होगा? वो हिंदू धर्म है आपका, ये राइट जवाब होगा। 81 कह रहा है भारतीय संविधान ने किस पर पाबंदी लगाई है? बताइए। छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। 81 का पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 82 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। भारतीय संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने में स्थापित करने की अनुमति देता है। सरकारी स्कूल नहीं, पुलिस थाना बिल्कुल नहीं बाबू। चलिए, वो न्यायालय भी नहीं धारण, शिक्षण संस्थान धारण करने की अनुमति देता है। चलिए 83 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा? वफादारी की शपथ कहां पर ली जाती है? कौन सा देश है जहां वफादारी की शपथ ली जाएगी? संयुक्त राज्य अमेरिका। 83 का राइट जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिए 84 पर चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। धार्मिक त्योहार कहाँ नहीं मनाए जाते? तो वो आपके स्कूलों में नहीं मनाए जाते। चलिए, भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया है? बताइए। 85 का राइट जवाब दीजिए। किसमें? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को वो समाप्त किया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है? बताइए। 86 का राइट जवाब दीजिए क्या है? एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, बिल्कुल सही है। कुछ लोग अपने धर्म के अन्य लोगों को न दबाएं, बिल्कुल सही है। राज्य लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीनेगा, सही है। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 87 अमेरिका की वफादारी शपथ शब्द में क्या आते हैं? ईश्वर की छत्र छाया। 87 का आपका क्या होगा? तो 87 का ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 88 पर चलते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को क्या कहते हैं? धर्म सापेक्षता कहते हैं कि क्या कहा जाता है? बताइए। 88 का राइट जवाब दीजिए। धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। चलिए 89 इजराइल एक बहुमत वाला राज्य है, ठीक है। इसका राइट जवाब क्या होगा? तो यहूदियों की संख्या इजराइल में सबसे ज्यादा। सऊदी अरब में सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते कौन? बताइए। कौन है भैया? गैर मुस्लिम, वो चाहे जो हो। चलिए 91 विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? जवाब दीजिए। 21 मार्च को। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कौन से कारक हैं? तो 92 का राइट जवाब क्या होगा भैया? वनोन्मूलन, अतिवारण, रासायनिक उर्वरक। डी 92 का डी हो जाएगा। 93 झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर वन फैला है? बताइए। 93 का राइट जवाब दीजिए। 29% भाग पर आपका फैला है। अलवण जल कितने प्रतिशत है? 94 का राइट जवाब दीजिए। अलवण जल कितने प्रतिशत भाग पर है? 94 क्या होगा? बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 2.7। रेगर मृदा किसे कहते हैं? जवाब दीजिए। रेगर मृदा आपसे पूछ रहा है, कौन सी मृदा है? 95 काली मिट्टी को ही रेगर मृदा कहते हैं। बी वाला राइट जवाब होगा। 96 बैतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, किस जिले में स्थित है? बताइए। 96 का राइट जवाब तो वो है लातेहार में। किस जिले में है? लातेहार में है। 97 पर चलते हैं। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है भैया? बताइए। 97 का राइट जवाब दीजिए। जल भी है, वायु भी है, सौर ऊर्जा भी है। डी हो जाएगा। सभी के सभी हैं बाबू। 98 कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो बताइए। रक्षक मेखला नहीं,
मल्चिंग नहीं, समोच्च रेखीय जुताई, सी आपका राइट जवाब होगा। 99 पर चलते हैं। लवणीय जल कहाँ पर है? 99 का राइट जवाब क्या होगा? नदी, नलकूप, महासागर, किसमें है भैया लवणीय जल? बताइए किसमें है? तो लवणीय जल कहाँ पर है? लवणीय जल नदियों में है? नहीं है। नलकूपों में नहीं, महासागरों में है। कहाँ है? महासागरों में है। चलिए, लेकिन एक मिनट, यहां भैया कभी कभी कुछ नदियों में और कुछ नलकूपों में भी मिल जाता है लवणीय जल, तो हम यहाँ उपर्युक्त सभी भी लगा सकते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन पर आप जो है अपना देख सकते हैं। चलिए 100 पर चलते हैं। मृदा निर्माण के कारक क्या है? बताइए क्या है बाबू मृदा निर्माण के कारक? वायुदाब, जलवायु, चंद्रमा का गुरुत्व, कोई नहीं, तो ये जलवायु होगा। मृदा निर्माण में जलवायु का प्रमुख कारण होता है। झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है? बताइए। 23% भाग पर आपकी वहां कृषि की जाती है। 102, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहा जाएगा? तो आपका पारितंत्र कहलाता है। बी राइट जवाब होगा। 103, मृदा संरक्षण की कौन सी विधियां हैं? बताइए। मृदा संरक्षण की विधि आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा? मल्ल बनाना भी है, वेदिका बनाना भी है, समुच्च रेखीय द्वारा भी। डी वाला हो जाएगा, उपर्युक्त सभी है। चलिए, कपास की खेती के लिए भैया इसकी ट्रिक है का से कपास, का से काली, तो 104 का ए राइट जवाब होगा, काली मिट्टी। और 105, भूमि का उपयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो क्या होगा? स्थलाकृति जनसंख्या प्रौद्योगिकी, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा बाबू, सभी के द्वारा। लगातार मैराथन आपकी चल रही है और इस कड़ी में आइए हम चलते हैं अब अपनी अगली स्लाइड पर, जहां आपको 50+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस स्लाइड में भी आपको 50+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और अगर आप लगातार इस मैराथन को देख रहे हैं तो आपको 50+ क्वेश्चन इस स्लाइड में भी मिलने वाले हैं। और आप चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और इस प्रकार की मैराथन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, जो लगातार आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवाई जा रही है, जहां से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और जो है इस इंपॉर्टेंट सीरीज को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला कह रहा है भारत कब आज़ाद हुआ था? ये सभी को पता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, तो जल्दी से इसका राइट जवाब देना भैया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए, इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? 15 अगस्त को हम लोग किस नाम से और जानते हैं भैया? याद रखिएगा, इसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जानते हैं। चलिए, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है कि वर्तमान में मई 2014 के बाद कौन सी लोकसभा चल रही है? इसका आपको राइट जवाब देना है। वर्तमान में मई 2014 के बाद कौन सी आपकी लोकसभा चल रही है? तो वो भैया 17वीं है। कौन सी है? 17वीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका आंसर आपको पीछे दिया गया है। संसद का क्या कार्य होता है? आइए संसद के कार्य की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दूंगा। क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है जो संसद है, संसद के कार्य के बारे में आपको बताना है। चलिए, पहला कह रहा है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। बिल्कुल भैया, ये तो संसद का ही कार्य है। ठीक है, कार्यपालिका का मार्गदर्शन करना, ये भी सही है। कार्यपालिका को जानकारी देना, ये भी सही है। तो डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। डी वाला बाबू राइट जवाब होगा। चौथा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बाबू इसका जवाब दीजिए आप लोग। कब हुई थी? 1885 में। एक रिटायर्ड आईसीएस का पूरा नाम क्या होता है? इंपीरियल सिविल सर्विस, जिसे साम्राज्यवादी नागरिक सेवा भी कहा जाता है।
किसने किया था? A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज रिटायर्ड ICS अधिकारी था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसको पता था कि भारत में 1857 से बड़ी क्रांति हो सकती है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को देखते हुए उसने ये जो है 1885 में अपना जो है सुझाव व्यक्त करते हुए उसने एक भारतीयों को मंच प्रदान कर दिया जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत जो भारतीय संसद है इसके अंग की चर्चा आपसे कर रहा है, तो मैं अंग की चर्चा आपसे यहीं कर देता हूं। चलिए पहले तो ये जानिए कितने अंग है भैया? 3 अंग है। पहला आपका राष्ट्रपति है, दूसरा आपकी राज्यसभा है और तीसरा आपकी लोकसभा होती है। क्या होती है बाबू? लोकसभा होती है। यही आपके 3 अंग हैं। तो 5वें का चलिए आगे देखते हैं। राइट जवाब डी वाला हो जाएगा भैया। बिल्कुल उपरोक्त सभी इसके राइट जवाब हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बिल्कुल है भैया, ठीक है, इस समय तो सबसे बड़ा ही है। तेलुगु देशम ये नहीं है भैया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भी है और बहुजन समाज पार्टी ये भी है। तो आपका बी वाला आंसर नहीं होगा, बी राइट जवाब होगा। 7वें नंबर पर चलते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? बताइए भैया। 7वें का राइट जवाब दीजिए। MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसका पूरा नाम होता है। लिख लीजिएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपसे पूछता है MLA का पूरा नाम क्या है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं बाबू? बताइए। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भैया वो आपके 245 होते हैं। इस तरह आपका डी वाला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं और देखते हैं 9 क्या कह रहा है। चलिए लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने सदस्य उसके पास होने चाहिए? अगर आपको लोकसभा में बहुमत हासिल करना है तो 272 कितने होने चाहिए बाबू? 272 सीट अगर आपकी आ जाएगी तो आपकी पार्टी लोकसभा में बहुमत जो है हासिल कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय संसद कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली ही ऑप्शन, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका राइट आंसर मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं और राइट जवाब देखने का प्रयास करते हैं क्या होगा। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति आपके कौन हैं? श्रीमती नजमा हेपतुल्ला नहीं है, हामिद अंसारी पहले थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये तो राष्ट्रपति थी, M वेंकैया नायडू यही आपके राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। भारतीय संसद में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने वाला वाक्य क्या है? बताइए। संसद में उनकी संख्या बहुत अधिक है? नहीं, संसद में उनकी संख्या बहुत कम है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। भारत में 500 रुपए का नोट किस स्तर की सरकार जारी करती? तो आपको पता होगा ये आपकी केंद्रीय सरकार जो है वो 500 रुपए का नोट जारी करती है। चलिए 14 नंबर पर चलते हैं और 14 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? भैया जल्दी से बताइए। 14 का राइट जवाब क्या होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बाबू 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपसे बस एक छोटी सी उम्मीद लगाए रखते हैं कि आप लोग चैनल को खूब शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं क्या होगा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं भैया? तो जल्दी से बताइए। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष है वो आपके उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। इस समय आपके M वेंकैया नायडू जी होंगे। इसके कौन होंगे? M वेंकैया नायडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। कह रहा राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है बाबू? तो 12 सदस्यों का करता है। डी आपका राइट जवाब होगा। वो शिक्षा से होते हैं, आपके खेल से होते हैं और साहित्य से होते हैं, ठीक है, इन सब क्षेत्रों से आपके चुने जाते हैं। चलिए अगला चलते हैं 17वां।
16वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था, इसका जवाब देना है। 17 का राइट जवाब देना। तो 2004 में हुआ था भैया, बिल्कुल नहीं हुआ था। कब हुआ था आइए देखते हैं। 5 में हुआ था, बिल्कुल नहीं। 8 में बिल्कुल नहीं। 2014 में हुआ था और आपके पीएम बने थे नरेंद्र भाई मोदी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं कि कह रहा है भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीट किस राज्य में है। यूपी में है। आपको इसको बताना ही नहीं है, याद रखिएगा। यूपी में सर्वाधिक सीट है। आपकी कितनी सीटें हैं यूपी में, सबसे ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं और देखते हैं का संपूर्ण भारत में ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2004 में हुआ था। इसमें ऑप्शन नीचे आपको मिलेगा, तो 2004 आपका राइट जवाब होगा। जी हाँ बिल्कुल, डी वाला आपका 19 का डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 20 पर चलते हैं और कह रहा है कि भारत में संसद का अंग कौन नहीं है भैया। तो आपका संसद का अंग नहीं है, शब्द ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, ये आपका संसद का अंग नहीं। तो बी आपका राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। किस वर्ग के सीटों का आरक्षण किया गया, किस वर्ग के लिए। तो भैया एससी और एसटी के लिए किया गया है कि दोनों के लिए किया गया। 21 का राइट जवाब दीजिए। तो ए और बी अर्थात दोनों के लिए किया गया है। सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, सी वाला। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का होता है बाबू। और ये जो है ठीक है, ये कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं आइए और इसका राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। संसद के सदस्य को क्या कहेंगे भैया, एमपी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। चलिए 24 नंबर पर चलते हैं। 14वीं लोकसभा का गठन आपसे पूछ रहा है कब हुआ था। इसका राइट जवाब आप दीजिए, कब हुआ था। 24 का राइट जवाब जल्दी से दीजिए। 14वीं लोकसभा का गठन 2004 में हुआ था और इसी में भैया ईवीएम का आपका पहली बार उपयोग हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष आपके श्री ओम बिरला जी हैं, याद रखिएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 26 नंबर का 15वीं लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में कौन उभरा था। तो ये आपको पता होगा भैया। 26 का राइट जवाब क्या है, 15वीं में कांग्रेस आपकी उभरी थी। तो ए वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 27 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। वोट डालने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला चलते हैं। 28 का राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था। 1951 और 52 में हुआ था, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। पहले 29 को पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। 2004 के आम चुनाव में पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया था बाबू, वो थी ईवीएम। आपकी क्या थी, ईवीएम। जो ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, ईवीएम मशीन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। तो भैया वो आपके 2 हैं। ठीक है, 2 आपका राइट जवाब हो जाएगा 30 का। चलिए 31 पर चलते हैं। कह रहा है कि भारत के संसद में कितने अंग हैं भैया। तो भारत के संसद के कितने अंग हैं, 31 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से। कितने अंग हैं संसद में, 3 अंग हैं भैया। लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति जी हैं। चलिए 31 के बाद चलते हैं हम लोग 32 पर और राइट जवाब देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को आपकी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए 33 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो लोकसभा में आपके कुल कितने, 545 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 545 सदस्य होते हैं। आपका डी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है बाबू। 34 का ए आपका राइट जवाब हो जाएगा।
35 चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं है, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। भारत का नागरिक हो, उम्र 25 वर्ष से कम हो, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ पद पर ना हो। बताइए 35 का राइट जवाब क्या होगा भैया? तो ये आपका ये सब गलत हो जाएगा, सारे सही हैं। बी वाला 25 वर्ष से कम हो ये गलत है, 25 वर्ष हो या 25 वर्ष से अधिक हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? पूछ रहा है राज्यसभा को ज्यादा अधिकार प्राप्त है लोकसभा की अपेक्षा। तो 36 का आपका राइट जवाब देखना। आइए देखते हैं किसमें। कह रहा है कि धन विधेयक में धनेतर विधेयक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठन करना, सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 37 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि निम्न सदन का गठन, लोकसभा को ही निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन। 51 और 52 में हुआ था, याद रखिएगा। निम्न सदन के लिए ही आपका ये क्वेश्चन एक बार फिर से लिया गया है। भारत कब आज़ाद हुआ था? जल्दी से जवाब दीजिएगा आप लोग। 38 का राइट जवाब दीजिए। 15/8/1947। 8 का मतलब यहाँ अगस्त होता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती जब ऐसे सीरीज दे देता है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं और आपका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 39 का 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, चलिए 40 पर चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना था? जल्दी से बताइए। 40 का राइट जवाब क्या होना? 1909 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। कब बना था? 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। चलिए 41 पे चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति आपका जो है राज्यसभा का सभापति होता है। 42 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग को कब रखा था? तो 42 का आपका राइट जवाब होगा भैया 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग कब रखी थी? तो आपका कब रखी थी बताइएगा। वो 1885 में ही रखी थी। चलिए 43 नंबर पर चलते हैं। 2004 के चुनाव में आपका क्या यूज हुआ था भैया? ईवीएम मशीन यूज हुई थी, आपको पता ही होगा। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? वो आपका प्रधानमंत्री होता है। चलिए 45 नंबर पर चलते हैं, देखते राइट जवाब। किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो वो आपका जो है राज्यसभा होता है। 45 का बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 46 पर चलते हैं। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं है, फिर पूछा है, तो यही हो जाएगा 25 वर्ष से कम। ये क्वेश्चन 2 बार इसलिए लिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है, बहुत से बच्चे इसको गलत कराते हैं, इसीलिए हमने इन क्वेश्चनों को 2 बार लिया है ताकि आपका रिवीजन होता रहे। चलिए लोकसभा का जो है सदन का गठन कब हुआ था आपका? तो जो है लोकसभा में निम्न सदन का गठन पूछ रहा है। 47 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा? 51 और 52 होगा। चलिए 48 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना था? 48 का राइट जवाब दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में बना था। इन क्वेश्चनों को 2 बार करवाने के पीछे मकसद यही है, ये क्वेश्चन कई बार आए हैं और कंफ्यूजन पैदा किए हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष हो सकती है? 49 का राइट जवाब आपका 30 हो जाएगा, सी वाला। चलिए 50 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? वो आपका राज्यसभा है। ठीक है प्यारे साथियों, और निम्न में जो है आपका कह रहा है कि किसका संबंध राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो वो आपका 51 का सी होगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में। चलिए 52 पर चलते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 52 का आपका राइट जवाब हो जाएगा भैया, वो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कुछ क्वेश्चनों को 2 बार इसलिए लिया गया है
ताकि उन क्वेश्चनों में आपको जो प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूज़न ना रह पाए, इसलिए हमने उन क्वेश्चनों को 2 बार रखा है। इसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार क्यों रखा गया है। इसलिए 2 बार रखा गया है ताकि आप लोग जो है उस क्वेश्चन पर सजग रहिएगा। वो क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आए हैं, इसीलिए हमने उसको 2 बार रख दिया था। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, अब चलते हैं हम इस महामैराथन की कड़ी में अपने अगले स्लाइड पर, जहां आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगातार हम आपको पेपर 2 एसएसटी करवा रहे हैं, तो एसएसटी जो आपका पेपर 2 है वो लगातार आपका चल रहा है। आप लोग चैनल पर बने रहिए, इस महामैराथन का हिस्सा बने रहिए। और यहाँ भी आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस जो है प्रीवियस ईयर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनको एक सीरीज में छांट करके रखा गया, अलग स्लाइड बनाई गई है। उसमें आज हम लोग जिस क्वेश्चन को करेंगे उनमें से आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो 30 क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। 30 क्वेश्चन। तो आइए इसी कड़ी में चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं राइट जवाब। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? आपको जवाब देना है बाबू, वो कौन थे? तो जो आपका ब्रिटेन है उसके प्रसिद्ध कवि और कलाकार हॉल्ट मैकेंजी बिल्कुल नहीं है, कॉर्नवालिस ये भी नहीं है, डलहौजी ये भी नहीं बाबू, विलियम मॉरिस हैं। विलियम मॉरिस यही आपके क्या हैं? प्रसिद्ध कवि हैं और कलाकार भी हैं। चलिए देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है नील की खेती के मुख्य तरीके कौन से हैं? आपको जवाब देना है। देखिए, जो नील के खेती के 2 मुख्य तरीके हैं उनमें आपका क्या क्या आता है बताइए। तो एक तो आपका निज आता है, एक आता है रैयत, अर्थात का और खा दोनों आपका सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। मैं थोड़ा आपको निज के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। निज का मतलब है जैसे कोई जमींदार कोई व्यक्ति ही है, उसका स्वयं का खेत है। निज का अर्थ होता है स्वयं से बाबू। अगर ये उसका स्वयं का खेत है तो उस पर खेती करवा रहा है और जो मुनाफा हो रहा है वो इसके पास स्वयं आ रहा है। रैयत का मतलब होता है बाबू किसान। क्या होता है? किसान। अर्थात कोई लोग ज़मीन बड़े बड़े प्लाट को ले लेते हैं, उस पर मजदूरों को लगा देते हैं, कम से कम दिहाड़ी दे करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा खेती करवाती, यही है रैयत। तो नील की खेती आपकी 2 रूपों में चला करती थी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, कह रहा है ओड पौधा निम्न में से किन क्षेत्रों में उगता है? तो चलिए मैं आपको ओड पौधे के बारे में बताता हूं बाबू, और ओड पौधे से संबंधित ऐसी बहुत सारी जानकारियां मैं आपको बताऊंगा जो आप अभी नहीं जानते होंगे। चलिए देखते हैं ओड का उपयोग कहाँ होता है, किन क्षेत्रों में ये उगता है, इससे संबंधित मैं आपको चीज़ें बताने चल रहा हूँ। तो तीसरा का राइट जवाब बताइए। सबसे पहला आपका आंसर है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो बाबू ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बिल्कुल आपका ये गलत जवाब है। अगरा कह रहा है कि ओड नामक पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। बिल्कुल सही है बाबू, राइट जवाब आपका यही है, तो बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे। अब ये ओड नामक पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है और इसका उपयोग क्या होता है? 2 रंग बनता है इससे। एक तो आपका बैगनी बनता है, बैगनी रंग बनता है बाबू, और दूसरा आपसे नीला रंग, नीला रंग। ये पौधा होता कहाँ है? ये यूरोप में होता है बाबू। कहाँ होता है? यूरोप में होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ यूरोप में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ ओड पौधा उगता है। तो ओड पौधा वाले क्षेत्र क्या क्या हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, जानते चलिएगा। सबसे पहला है आपका उत्तरी इटली है। ठीक है प्यारे साथियों। दूसरा आपका दक्षिण क्या है बाबू? दक्षिण फ्रांस है। चलिए, और कौन से क्षेत्र में ये उगता है? जर्मनी में आपका उगता है बाबू। ये कहाँ उगता है? जर्मनी में, और ब्रिटेन में भी ये आपका उगता है। तो इन 4 जगहों पर, उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में बोर्ड नामक पौधा उगता है। चलिए समझ में आया तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब आपसे पूछ रहा है, देखिए ऑप्शन दिया है ओड नामक पौधा कौन कौन से देशों में उगता है। तो बाबू इसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? उत्तरी इटली हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अभी मैंने बताया था दक्षिणी फ्रांस,
जर्मनी और ब्रिटेन। डी वाला ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा बाबू। चलिए आगे बात करते हैं, नील की खेती करने के लिए किस प्रकार के भूखंड की जरूरत होती है बाबू। देखिए नील की खेती करने के लिए आपसे पूछ रहा है किस प्रकार का भूखंड आपको चाहिए, तो इसके लिए बड़ा बड़ा भूखंड लेना पड़ता है, ठीक है। और ये उसी खेत में होता है जहाँ ज़्यादा उर्वरा होती है, अर्थात ये बहुत ज़्यादा उर्वरा शक्ति को खींच लेता है। अर्थात इसके लिए जो इलाका होगा वो उष्णकटिबंधीय इलाका जो है माना जाता है, नील के लिए बढ़िया माना जाता है। चलिए आप एक चीज़ और जानते रहिएगा, ठीक है, कि जो नील है वो बड़े भूखंडों पर छोटे छोटे कामगिरों के द्वारा यहाँ पर फसलों की खेती की जाती थी। जबरन खेती में कौन सी फसलें आती थी बताइए भैया। जबरन फसलों में, तो जबरन फसलें जो अंग्रेज थे वो ज़बरदस्ती कौन कौन सी फसल उगवाया करते थे, तो वो बाबू कॉफ़ी भी आती थी, तंबाकू भी था और चाय भी था। डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। यूरोपीय बाजार में किस चीज़ की मात्रा कम थी, आपको राइट जवाब देना है। जो यूरोपीय बाजार है यहाँ किस चीज़ की मात्रा कम थी, जल्दी से 7वें का आपको राइट जवाब देना है बाबू। क्या हो जाएगा, वो पीले रंग की नहीं, वो था नील, नील की कम थी, ठीक है। और नील की जो इसकी सर्वाधिक उपज कहाँ होती है बाबू, इसकी सर्वाधिक उपज मैं आपको बता दूं वो भारत में होती थी। कहाँ होती थी, भारत में होती थी नील की सर्वाधिक उपज। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि नील की सर्वाधिक उपज कहाँ होती थी, भारत में होती थी। चलिए इसके आगे फिर मैं आपको ले चलता हूँ और बताता हूँ और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 1780 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था बताइए बाबू। राइट जवाब दीजिए। 8वें का राइट जवाब क्या होगा बाबू, 40% था, बिल्कुल नहीं, 30% हिस्सा आपका था। जब 1788 ईस्वी में जो है नील जो है वो ब्रिटेन मंगाई जाती है भारत से, तो उसमें 30% हिस्सा जो है आपका माना जाता है कि 30% हिस्सा जो है वो यहीं से जाता था, अर्थात भारत से ही जाता था। इसका मतलब आगे जब आप चलेंगे तो मैं आपको और बता दूं, जब 1810 में आप पहुंचते हैं बाबू, 1810 में, तो यही हिस्सा आपका कितने प्रतिशत हो जाएगा पता है, 95% हो जाता है। यही हिस्सा 1810 में 95% हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ होती थी, इसका आपको जवाब देना बाबू। तो मॉरिस शब्द ही अंग्रेजी का है, याद रखिएगा, तो ये इंग्लैंड में होगा। कहाँ होगा, इंग्लैंड में। चलिए गुलामों ने बगावत कब की थी, आपको जवाब देना पड़ेगा। जो गुलाम बगावत कर रहे थे, अर्थात जो गुलामों ने बगावत की, उसका आपको राइट जवाब देना है। कब होगा, तो भैया किए थे 1791 ईस्वी में। आपका ए वाला राइट जवाब हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, ए वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। अर्थात गुलामों ने क्या किया था, गुलामों ने विद्रोह कर दिया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था, आपको इसका राइट जवाब देना है भैया। गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना, मैं आपको पहले तीनों व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं स्थायी बंदोबस्त। ये किससे होता था बाबू, ये होता था जमींदार से। और किसके समय था, ये था कॉर्नवालिस, ठीक है। इसको याद रखने की ट्रिक है, जमींदार किससे चलते थे, कार से चलते थे बाबू, इसलिए मतलब आपका कॉर्नवालिस हो जाएगा, ठीक है। और इसको लागू किया गया था कब, 1793 में इसको आप लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो दूसरी व्यवस्था है वो है आपकी रैयत। रैयत का मतलब बाबू क्या होता है, रैयत का मतलब होता है किसान। क्या होता है, किसान होता है। चलिए रैयत का मतलब क्या होता है, किसान। और यहाँ जो संबंध किया गया टैक्स के लिए वो आपका किसानों से था। और ये कहाँ थी, तो ये दक्षिण भारत में व्यवस्था थी, याद रखिएगा, दक्षिण भारत में व्यवस्था थी। इसकी ट्रिक है, रैयत ने मुनरो को रीड किया, अर्थात दो व्यक्ति यहाँ आते हैं, मुनरो और रीड, इस व्यवस्था में दोनों का नाम आता है। चलिए इसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है। अगला है बाबू महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब होता है गांव।
जब पूरे गांव से समझौता कर लिया जाता था तो उसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। 1822 में यह लागू हुई थी और लागू करने वाला कौन था? मैकेंजी था भैया। कौन था? मैकेंजी था। और ये जो मैकेंजी था ये कहाँ किया था? उत्तर पश्चिम प्रांत अर्थात आधुनिक जो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश, इससे संबंधित था। तो 11वें का राइट जवाब अब आप लोग बताइए क्या होगा? यही होगा भैया। गांव के मुखिया अर्थात पूरे गांव के मुखिया ये टैक्स वसूलने का काम करते थे। तो सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 12 पे चलते हैं। नील की खेती कैसी जमीन पर की जाती थी बाबू? उपजाऊ जमीन पर की जाती थी। तो 12वें का आपका बी वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर पर चलते हैं। राइट जवाब देखते हैं। कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल होता था भैया? इन दोनों में आपका नीले रंग का ही इस्तेमाल होता था। ठीक है, 13 का सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 14 पर चलते हैं। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया था, यह 95% हिस्सा पहुंच गया था। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी जो है कह रहा है कि बंगाल की दीवानी इसको कब मिलती है? बताइए। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को तो सबसे पहले ही लिखा है 12 अगस्त 1765 और यही हुआ था आपको, क्या हुआ था? इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच हुई थी? आप लोग जानते होंगे, इसको बहुत डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो 15 का आपका राइट जवाब बाबू ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। महालवाड़ी को कब लागू किया गया था? अभी मैंने ऊपर ही लिख के बता दिया था कि जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो 1822 में आई थी। कब आई थी भैया? 1822 में। और देन किसकी है ये भी याद रखिएगा, मैकेंजी की है। किसकी है? मैकेंजी की। कहाँ? जो उत्तर पश्चिम आपका क्या है प्रांतों में, ठीक है, आधुनिक यूपी में कहा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था क्या होगा? चौपट होगा भैया, मजबूत नहीं होगी। गहरे संकट में फंस गई, बिल्कुल ठीक है। कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, गलत है। अर्थव्यवस्था में कभी मजबूती और कभी कमजोरी आती रही है, कोई समस्या नहीं है भैया। इसका आपका बी राइट जवाब होगा, डी गलत हो जाएगा। तो 17 का बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 18, रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया बाबू? तो मैंने अभी बताया था रैयत का मतलब होता है किसान, अर्थात मैंने ट्रिक बताया था, रैयत ने मुनरो को रीड किया। मुनरो को ट्रिक याद रखिएगा, रीड किया। तो मुनरो और रीड, टॉमस मुनरो ऊपर है, यही आपके राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 1770 के बंगाल के अकाल के दौरान कितने लोग मरे थे? लगभग 1000 नहीं भैया, 1 करोड़ लोग मरे थे। कितने लोग मरे थे? 1 करोड़। 1 लाख भी गलत जवाब होगा। नीचे है आपका लगभग 1 करोड़, सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा 19 का। चलिए 20 पर चलते हैं। मुगल बादशाह से कंपनी को मिली बंगाल की नवाबी का पत्र किसने हासिल किया था? बताइए भैया वो कौन था? अभी मैंने बताया था, अर्थात जो नवाबी बंगाल की नवाबी का पत्र मिल रहा है वो किसको मिल रहा है भैया? वो क्लाइव ही था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने बैटल ऑफ प्लासी को क्या किया था? जीता था, जिसके दिमाग से, इसी के दिमाग की उपज थी। चलिए 21 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था? भैया मैंने बताया था अस्थाई बंदोबस्त किससे होता है? तो अस्थाई कर रहा है जमींदार से, याद रखिएगा। जमींदार चलता किससे बाबू? कार से। तो कॉर्नवालिस हो जाएगा। ये व्यवस्था आई कब थी? तो 1793 में आई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अस्थाई बंदोबस्त लागू कब किया गया? तो 1700, ये है 93, और यही आपका बाबू राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। रैयतों ने कम से कम जो है कह रहा है कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? तो जल्दी से बताइए भैया, 10, 15, 20 और 25। तो जो ज़्यादा आंसर आपको इसमें दिख रहा है आपका राइट जवाब भैया वही होगा। तो 23 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 25% पर कम से कम उसको नील की खेती करनी पड़ती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त को निम्नलिखित में से किस प्रांत में लागू किया गया? बताइए भैया स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ आया था? तो 24 का राइट जवाब दीजिए। ये
बिहार में भी था, उड़ीसा में भी था और बंगाल में भी था। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है BBA, अर्थात ठीक है BBA ट्रिक याद कर लीजिएगा, बंगाल, बिहार और आपका सॉरी BBU क्या होगी, BBU अर्थात बंगाल, बिहार और उड़ीसा आपका उपर्युक्त सभी चौथा आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था, जल्दी से जवाब दीजिए। तो 25 का राइट जवाब भैया ये 1859 को शुरू हुआ था, तो पहला आपका राइट जवाब होगा, लेकिन ये मार्च में हुआ था, याद भी रखिएगा। चलिए 26 का राइट जवाब देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा भूराजस्व की कौन सी प्रणाली चलाई गई भैया, तो बताइए। वो अस्थाई बंदोबस्त भी थी, महालवारी भी थी, रैयत वाली भी थी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सब के बारे में डिटेल से आपको बता चुका हूँ। महालवारी व्यवस्था किस प्रांत में चली थी, 27 का आपको राइट जवाब देना है। क्वेश्चन कह रहा है महालवारी व्यवस्था पूछ रहा है किस प्रांत से चली थी, बताइए भैया इसका राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। महालवारी व्यवस्था आपकी, चलिए 27 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसी को उत्तर पश्चिम प्रांत भी कहा जाता है, मैंने अभी बताया था। महामैराथन की इस कड़ी में चलते हैं अगली स्लाइड पर, जहां आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये आपकी लास्ट स्लाइड है। और ये आपकी जो 15 नंबर के क्वेश्चन है इस महामैराथन में आपको बहुत महत्वपूर्ण मिल रहे हैं। ये 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। इन 15 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हमारा वादा है कि हम आपको जो है सीटेट में 60 में 60 दिलाने का प्रयास करेंगे, परेशान मत होइए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों कहाँ स्थित है, आपको जवाब देना है। जल्दी से बताइए बाबू इसका राइट जवाब क्या होगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिए। इसका राइट जवाब होगा दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जरूर आंसर क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जवाब क्या होगा। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है, इसका आपको जवाब देना है। तो औपनिवेशिक युग का मतलब ही होता है जो आपका ब्रिटिश काल है, इसे ही औपनिवेशिक काल कहा जाता है, या इसे ही हम लोग एक नाम से और जानते हैं अंग्रेजी शासन। इसी को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी शासन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजी शासन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, कितने कालों कहिए या कितने भागों में कहिए बांटा गया है, बताइए। तो आप जानते हैं इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। 3 काल आपका कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ते हैं, और फिर पढ़ते हैं आधुनिक भारत। तो इन्हीं हिस्सों में आपके इसको बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा हम आपसे करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेम्स मिल कहाँ का था। जेम्स मिल आपका स्कॉटलैंड का था। इसको द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो इसके द्वारा जो जेम्स मिल था इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। क्या था, ए हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। जो इसके पुस्तक में इसने ब्यौरा दिया था उसको लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हुए देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। 5 को पढ़ते हैं और इसका राइट जवाब देखते हैं। 1817 में भारत के इतिहास में हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था। अभी ऊपर हमने आपको बताया था वो जेम्स मिल था, ठीक है। इसने ब्रिटिश को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। क्या माना है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसी कॉन्सेप्ट को इसने माना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए क्या बनाए गए हैं, बताइए। जो ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनको अगर सुरक्षित रखना है तो उसके लिए क्या बनाया गया है, अभिलेखागार और संग्रहालय, अर्थात ए और बी आपका दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन पढ़ते हुए देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से जानकारी प्राप्त की थी। तो 7वें का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। तो लोगों की संख्या भी होगा, उनकी जाति भी है, उनके व्यवहार भी, अर्थात डी आपका राइट जवाब है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए 8वें क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। देश का शासन अच्छी तरीके से चलाने के लिए अंग्रेजों ने किस बात पर विशेष महत्व दिया था। तो बताइए भैया किस पर इन्होंने विशेष महत्व दिया था। सर्वेक्षण पर दिया था। आगे देख लेते हैं ऑप्शन कोई है तो सड़क निर्माण, रेलवे का विस्तार, कठोर दंड, इनमें से और कोई नहीं है। चलिए 9वां चलते हैं और देखते हैं 90 का राइट जवाब क्या होगा। हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई। देखिए ये जेम्स मिल ने लिखा है। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आपके आ सकता है। अगला है शास्त्र भेंट किसको कहा गया। जो शास्त्र भेंट किया जाता है वो किसको कहा गया है, इसका आप लोग राइट जवाब दीजिए 10 का। तो प्राचीन पवित्र ग्रंथ को ही क्या कहा गया है, शास्त्र भेंट कहा गया है। चलिए अगली चर्चा हम आपसे करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया, इसका जवाब दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वो आपका 11वें का राइट जवाब क्या होगा, कब बनाया गया। तो ये बनाया गया था 1920 में, आपका यही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते और 12 का राइट जवाब। एक वक्त में इतिहासकार किसी एक चीज के जादू में खोए रहते थे। उस 12 का राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन का राइट जवाब क्या होगा, तो वो थी आपका जो है तारीख, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 13 पे चलते देखते हैं। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल बने। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल कब बने हैं, 1773 में। और 1773 में एक कॉन्सेप्ट और है, याद रखिएगा, इसी समय आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो ये भारत के गवर्नर जनरल बने। इसके पहले क्या थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये भी याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तब ये बनते हैं आपके भारत के गवर्नर जनरल। अब मैं आपको 1773 से संबंधित कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान किया जाता था, इसमें कहा गया था कि जो है 1774 में, याद रखिएगा, एक क्या बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था, कलकत्ता में स्थापित हुआ था, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे, मेन चीफ जस्टिस जो थे वो थे एलिजाह इम्पे। क्या थे, एलिजाह इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे आपके, ठीक है। चलिए 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ लोगों को इतिहास के बारे में क्या धारणा है, जल्दी से बताइए इतिहास के बारे में धारणा कैसी है। तो 14 का राइट जवाब दीजिए आप लोग पढ़ करके। तो इतिहास बहुत उबाऊ है, यही आपकी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो 15 का राइट जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। विज्ञान का विकास, तर्क का युग, लोकतंत्र और मुक्ति का युग, उपरोक्त सभी, आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको 15 क्वेश्चन करवाए और ये 15 में अगर आप मान के चलिए कि 14 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, 13 क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं प्यारे साथियों। और देखिए हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर आप चैनल को लाइक करें, फिर दूसरा काम आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमें उम्मीद है कि आप ये ज़रूर करेंगे। हम आपके लिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस डेली लाते रहेंगे ताकि आप लोग का मनोबल बढ़ता रहे। आज की क्लास को बस इतना ही रोकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।